गुड मॉर्निंग बच्चों। हम भूगोल विषय खत्म कर चुके हैं और आज भूगोल विषय का अंतिम हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, टोटल 32 क्वेश्चन होंगे और ये ये 32 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हमारा भूगोल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ठीक, और फिर हम लोग नए सब्जेक्ट पे आएंगे। तो बच्चों आज क्लास जो है ये आखिरी होगा भूगोल का, और प्लस दिवाली के बाद अब आपकी क्लासेज स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो बीच में जो दिवाली का टाइम है एंजॉय करिए, मगर उसके साथ साथ समय निकाल के जो मैंने पढ़ा रखा है ज्योग्राफी, ठीक है, प्रयास करना है इसको कि हम पूरा रिवीजन कर लें। ठीक है, आज पीडीएफ आपको पहुंच जाएगा। पीडीएफ देखो, पीडीएफ देखने के बाद से पूरा प्रयास करना कि पीडीएफ जितना है उसको हम पढ़ जाएं। ठीक है, पढ़ जाएं, और पढ़ने के बाद से एमसीक्यूज इसको फिर दोबारा देख लेना, वीडियो चारों वीडियो दोबारा फिर देख लेना। ठीक है, तो तैयारी को एक बेस मिल जाएगा, एक मजबूती प्रदान हो जाएगी। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में पेपर में लाभदायक होगा। ठीक, तो हम लोग आते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो पार्ट 4 बच्चों। ठीक, यहाँ डैश डैश पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। अगर किसी ने पढ़ रखा है एशिया कॉन्टिनेंट, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, या यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक ना, तो उसमें मैंने बता रखा है कि आल्प्स यूराल पर्वतमाला क्या करता है, रूस को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक, जब डिवाइड करेगा तो पश्चिमी भाग जो होगा, जैसे अगर हम बात करें, अब जैसे बच्चों हम लोग बात करें, मान लो मैंने कहा कि ये रूस का एरिया, ठीक ना, रूस का एरिया। तो अब यहां से क्या हुआ है, ऐसे ऐसे यूराल पर्वतमाला गई हुई है, ठीक ना, यूराल पर्वतमाला। तो ये क्या करता है, रूस को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये जो होगा, ये पार्ट रूस का कहाँ चला जाता है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, और ये वाला पार्ट कहाँ चला जाता है, एशियन कॉन्टिनेंट में, ठीक ना, एशियन कॉन्टिनेंट। तो जो बच्चा यूरोप या एशिया महाद्वीप पढ़ा है, ठीक है, देख रखा है उसने वीडियो, तो उसको ये बात तुरंत समझ में आ जाएगी, ठीक है, कि कौन सा पर्वतमाला एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, तो क्या है, यूराल पर्वतमाला। अब यूरोप से एशिया को अलग करने का मतलब क्या है बच्चों, तो ये पार्ट यूरोप का आता है, ठीक ना, और यही जो यूराल पर्वतमाला है, ये डिवाइड करते हुए, ठीक है, एशिया को क्या करता है, कजाकिस्तान वगैरह, ठीक ना, इसको अलग कर देगा। ठीक, तो यहाँ हमारा आंसर क्या होने जा रहा है, आंसर हमारा होने जा रहा है यूराल, ठीक ना, यूराल पर्वतमाला। अगला देखिए, किस पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत है, ठीक ना, नवीन वलित पर्वत है, ठीक ना। तो देखो बच्चों, ये जो आल्प्स पर्वतमाला है, ठीक ना, आल्प्स पर्वतमाला, ये तो दुनिया का सबसे प्राचीन हो गया, ठीक ना, दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वतमाला हो गया। कौन, अरावली। ठीक, तो इनमें यूराल से भी पुराना कौन है, ठीक है, यूराल से भी पुराना कौन है, नवीन में, ठीक ना, नवीन में कौन सा, आल्प्स, ठीक ना, आल्प्स पर्वतमाला। तो ये क्या है, अरावली सबसे प्राचीन। ठीक, अरावली सबसे प्राचीन, ये यूराल जो है ये भी प्राचीन है, ये भी प्राचीन है। और यहाँ बात करें नवीन में, तो आल्प्स पर्वतमाला ये क्या है, ये इससे नवीन। तो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत हैं, तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत पाए जाते हैं, ठीक ना, नवीन वलित पर्वत पाए जाते हैं, ये बात याद रखना। ब्लॉक पर्वतों के ऊपर उठे हुए ब्लॉकों को क्या कहा जाता है। ठीक, अच्छा, अब जरा देखना, ये बच्चों मैंने बनाया था प्लेट, ठीक है, और मैंने बताया था कि प्लेटें जब टूट के दूर हटेंगी तो ये क्या होता है, ये ऐसे ऊपर, ठीक है, ये उठे रह जाते हैं, और इधर के पार्ट जो क्या होंगे, वो धंस जाएंगे। तो धंसना जो है ये कैसे शुरू होगा, ये शुरू होता है भ्रंश पड़ने से, भ्रंश को ही हम कहते हैं दरार, ठीक ना, दरार। तो इस वजह से जो ब्लॉक पर्वत होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बच्चों हम भ्रंशोत्थ, ठीक है, भ्रंशोत्थ पर्वत भी बोलते हैं। ठीक, तो अब भ्रंशोत्थ पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ठीक, ये तो जानते हैं, परंतु परंतु ये बात कम बच्चों को पता होती है, कम बच्चों को पता होती है कि इस भ्रंशोत्थ या ब्लैक माउंटेन को हम हॉर्स्ट भी बोलते हैं, ठीक ना, हॉर्स्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक पर्वतों के ऊपर उठे हुए ब्लॉकों को
ठीक ना। ऊपर उठे ब्लॉकों को क्या बुलाता है, हॉर्स्ट। तो जैसे अब ये ऊपर उठा हुआ है, तो अब देखो इसको हम लोग ये जानते हैं कि सर ये क्या होता है, तो सर ये होता है पीक यानी शिखर। तो ये यही सब लोग जान रहे हो, परंतु ब्लॉक माउंटेन में जो ऊपर का ये उठा हुआ पार्ट होता है, इसको पीक के साथ साथ, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं हॉर्स्ट, ठीक ना। तो ये ब्लॉक माउंटेन जो है इसको हॉर्स्ट माउंटेन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आंसर हमारा क्या होगा, ठीक है, हॉर्स्ट। ठीक, चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के कारण भू परपटी पर बड़ी तह जैसी, तह यानी लेयर, ठीक ना, लेयर जैसी संरचनाओं का निर्माण होने से बना है। ठीक, हालांकि ये नाम सुन के लग रहा होगा, ठीक है, कि क्या है यहाँ पे, तो बच्चों प्लेट टेक्टोनिक को हमको समझना होगा। तो अब देखो इधर से एक प्लेट आया और एक प्लेट इधर से आया, ठीक, दोनों की गति सामने है। तो अब दोनों में जब दबाव पड़ेगा तो दबाव को ही हम क्या बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं संपीड़ित होना, ठीक ना, क्या कहते हैं, संपीड़न, संपीड़न, ठीक है। तो ये जो दबाव पड़ना है तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे पर्वतमाला उठ जाएगी, ठीक ना, उठ जाएगी। तो प्लेट टेक्टोनिक, ठीक ना, तो ये प्लेटों का चलना क्या कहलाता है, प्लेट टेक्टोनिक, ठीक। और प्लेट चल रही हैं तो जब दबाव डालेंगी तो ये क्या होगा, कंप्रेस करेंगी तो हम क्या बोलेंगे, संपीड़न, ठीक। तो अब संपीड़न के कारण क्या हुआ है, अब तह पे तह उठता चला गया, उठता चला गया, ऊंचा हो गया। तो अब कह रहा है कि कौन सा पर्वत है जो टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के कारण भू परपटी पर बड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होने से बना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आंसर है ये यूराल पर्वत, ठीक ना, यूराल पर्वत। कहीं कोई कंफ्यूजन हम लोग को नहीं रखना है, ठीक ना, यूराल पर्वतमाला, ठीक। हिमाचल हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, ठीक, ध्यान से देखना है। हिमाचल हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है। इसे निम्नलिखित में से किस एक और नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना, एक और नाम से जाना जाता है। तो अब देखो जो हिमाचल वाला बच्चों पार्ट है, जब पर्वतमाला मैंने भारत का पढ़ाया है तो उसमें देखोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये हिमाचल वाला पार्ट जो है किस में आता है, मध्य हिमालय, ठीक ना, मध्य हिमालय। इसी मिडिल हिमालय को लघु भी बोलते हैं, ठीक ना। तो हमारा आंसर क्या होता है, लघु हिमालय, ठीक। खासी पहाड़ियों के दक्षिणी ढलानों में किस स्थान पर प्रतिवर्ष औसतन 12,000 मिलीमीटर वर्षा होती है, ठीक ना। तो अब बच्चों यहाँ देखो, जानते हो कि वर्षा के लिए कौन सा स्थान सबसे ज़्यादा फेमस है, तो हम लोग को पता है कि वर्षा के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन है, मासिनराम, ठीक ना, मासिनराम, या हम लोग जानते हैं चेरापूंजी। तो चेरापूंजी से ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मासिनराम। सर क्यों होता है, क्यों होता है, तो अब इसका रीजन, ठीक, तो यहाँ देख ले रीजन इसका। तो हमारा ये भारत का मैप, तो अब देखो यहाँ है बच्चों मेघालय, ठीक ना, मेघालय। तो अब बंगाल से जलवाष्प जब उठता है ना बच्चों, तो ये मेघालय में 3 पहाड़ियाँ है, ठीक। मैंने मान लो यहाँ पे ऐसे क्या किया, ये बना दिया मेघालय, ठीक, मेघालय। और 3 पर्वतमालाएं, तो मैंने क्या किया, इन 3 पर्वतमालाओं को यहाँ हाईलाइट कर दिया। तो ये हो गया गारो, ये हो गया खासी, और ये हो गया जयंतियाँ, ठीक ना, जयंतियाँ। तो ये गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ी हैं, ठीक। तो अब होता क्या है, जलवाष्प जब यहाँ से उठेगा ना, तो ये जलवाष्प उठ के यहाँ पे बराबर, क्योंकि यहाँ एकदम बगल में ही इसको देखो समुद्र का भाप मिलता रह रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे जलवाष्प जब उठता है तो परमानेंट जलवाष्प उठ के इन पहाड़ों में, पर्वतों में ये फंस जाता है। और फंस के क्या होगा, संघनित हो जाता है, और संघनित होने के बाद इस एरिया में क्या करेगा, ये खूब वर्षा करता है, ठीक ना, खूब वर्षा करता है, ठीक। तो यही स्थित है क्या क्या, मासिन राम, ठीक ना, मासिन राम। तो हम आ जाएं अपने क्वेश्चन पे, तो यहाँ हम देखेंगे खासी पहाड़ियों के दक्षिणी ढलानों में किस स्थान पर प्रतिवर्ष औसतन 12,000 मिलीमीटर वर्षा होती है, ठीक। तो आंसर क्या हो गया, मासिन राम, ठीक। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को क्या कहा जाता है, वही बात है बच्चों, अगर देखा होगा तुम लोगों ने वीडियो तो उसमें ध्यान आना चाहिए कि क्या कहा जाता है, दून, दून से देहरादून। तो यहाँ देखो क्या कहते हैं, दून, इसी दून से निर्मित हुआ है क्या,
देहरादून, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान, ठीक ना, पिघली हुई चट्टान यानी क्या कह रहा है, यहाँ कॉन्सेप्ट को समझना होगा। पिघली हुई चट्टान का मतलब यहाँ पे बच्चों क्या है, पिघली हुई चट्टान का मतलब यहाँ पे है मैग्मा, ठीक। क्रस्ट यानी भूपर्पटी के ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में एकत्रित हो गई, यानी कि क्या हुआ, क्या हुआ, यहाँ मैग्मा चेम्बर। अब इस मैग्मा चेम्बर से क्या हो रहा है, निकल रहा है मैग्मा, ठीक ना, मैग्मा निकल रहा है ये इस तरह से, और ये क्या हो रहा है, ये जमता चला जा रहा है और ये हो जा रहा है क्रेटर, ठीक। पिघली हुई चट्टान, तो क्या चीज पिघलता है, तो बच्चों ये मिट्टी ही तो पिघल जाती है, और इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो तत्व है वो पिघल जाते हैं और वही मैग्मा बन के बाहर आते हैं। सूखने के बाद ये क्या करते हैं, सूखने के बाद ये काली मृदा का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक, आग्नेय चट्टान बन जाते हैं, ठीक, आग्नेय चट्टान बन जाते हैं। तो अब यही बात है कि ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में एकत्रित हो गई। तो अब जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, यहाँ कॉन्सेप्ट को यही समझना है कि यानी कि मैग्मा के द्वारा निर्मित हुआ होगा, तभी तो पिघल के ऐसे बैठेगा। तो भाई मैंने बताया है कि अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी बताए थे ना, ज्वालामुखी, तो इस ज्वालामुखी से ये क्या हुआ है, निर्मित हुआ है, ठीक ना, ज्वालामुखी से। तो हमारा आंसर क्या हो गया, माउंट किलिमंजारो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, सब सॉल्व होगा। कौन सी पर्वत श्रृंखला लगभग 1500 मील की दूरी तय करती है और भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान और नेपाल से होकर गुजरती है। बच्चों बेहद आसान क्वेश्चन, ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन। कौन होगा, हिमालय पर्वतमाला, ठीक ना, हिमालय पर्वतमाला। तो अब ये इतना ज़्यादा मुझे लगता है बनाने की जरूरत ही नहीं थी, खैर चलो, ठीक। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, ये हो गया इधर म्यांमार, क्या बोला है, भारत, पाकिस्तान, तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो गया अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, चीन, भूटान, ये भूटान और नेपाल से होकर गुजरती है, ठीक। म्यांमार भी आएगा बच्चों, मगर वहां पे हम क्या अराकानियोमा कहते हैं, तो कौन, हिमालय पर्वत श्रृंखला। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ध्यान रखना है बच्चों, प्रायद्वीपीय भारत पूछ रहा है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब क्या, दक्षिण भारत, ठीक ना, दक्षिण भारत, फंसना मत चाल में एग्जामिनर के। प्राय क्वेश्चन क्वेश्चन को समझना होगा, ठीक ना। तो यहाँ आंसर क्या होगा बच्चों, अनाई मुड़ी, ठीक ना, अनाई मुड़ी, यहाँ है नीलगिरी पर्वतमाला, ठीक ना। चलो तो यहाँ आंसर क्या है, अनाई मुड़ी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना, श्वेत पर्वत यानी कि सफेद पर्वत। अब सफेद पर्वत, सफेद पर्वत क्यों, ठीक है, तो भाई वहां पे ग्लेशियर वगैरह पाए जाएंगे। तो ये क्या होगा आंसर इसमें, ओ चो ओयू मकालू लोहोसे धौलागिरी, ठीक ना, धौलागिरी होगा आंसर बच्चों, ठीक है। तो श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है धौलागिरी को, ठीक ना, धौलागिरी को। अच्छा आगे देखें, पहाड़ पहाड़ों के संबंध में ये कोई एक मिनट बच्चों, पहाड़ों के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक, हमको बताना है सही कथन। पर्वतों को एक रेखा में व्यवस्थित किया जा सकता है जिसे श्रेणी कहते हैं, सही है, ठीक है, सही है। मैंने बच्चों इसका इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है, इसका आंसर दिया हुआ है, मतलब पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक। भारत में अरावली श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों में से एक है। दक्षिण अमेरिका में माउंट किलिमंजारो, ठीक ना, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है, ठीक। अब यहाँ बच्चों देखो, सतर्क रहना, दक्षिण अमेरिका कह रहा है, ठीक, और अभी थोड़ी देर पहले किलिमंजारो को ही तुम लोगों ने देखा था कहाँ, देखा था अफ्रीका में, अफ्रीका में, ठीक। तो आंसर क्या हुआ, पहला सही है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन ए, यहाँ पे एक एक ऐसे लिखा है तो ये दो, ठीक ना। भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत है, ठीक। तो अब कह रहा है भारत और नेपाल के बीच, ठीक है बच्चों, भारत और नेपाल के बीच। तो अब मैप में, चलो खैर मैप नहीं, मैप में नहीं आता हूं, ठीक है,
आ ही जाते हैं, चलो, वरना सोचोगे सर कामचोरी सर आप कर रहे हैं। ठीक है, आना चाहिए मैप में। लो आ जाते हैं, ठीक ना, आ जाते हैं। अब देखो, भारत और नेपाल के बीच, खैर ये फिजिकल नहीं है, ठीक ना, फिजिकल नहीं है। तो भारत और नेपाल के बीच जो पर्वतमाला रहती है उसका नाम है बच्चों क्या, उसका नाम है कंचनजंगा, ठीक ना। क्या कहते हैं, कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है। तो कंचनजंगा जो है ये, कंचनजंगा, ठीक ना, कंचनजंगा, ये क्या है, भारत और नेपाल, ठीक है, भारत और नेपाल, ये जो सिक्किम का क्षेत्र है ना, सिक्किम का क्षेत्र, देखो इसको एकदम क्लियर बनाए, ठीक है, क्लियर बनाए। कोई बच्चों जला रहा है कुछ, वो आ रहा है झरार, 1 मिनट। ठीक है बच्चों, तो भारत नेपाल की बात कर रहे हैं, तो देखो कंचनजंगा, कंचनजंगा ये जो हमारा सिक्किम का है ना, ठीक ना, सिक्किम का, तो अब बहुत छोटा पड़ जा रहा है मैप, तो इस वजह से ये यहाँ पे, ठीक ना, ये यहाँ पे, तो भारत नेपाल और भारत, ठीक ना, नेपाल और भारत के बीच क्या कर रहा है, सीमा बना रहा है, ठीक। तो यही क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है, ये क्वेश्चन देख रहे थे, भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत है, ठीक है। तो भारत और नेपाल के बीच कौन सा पर्वत है, कंचनजंगा, ठीक। पर्वतारोही लगभग कितने मीटर से ऊपर की ऊंचाई को मृत्यु क्षेत्र कहते हैं, अच्छा मृत्यु क्षेत्र कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का मैटर आएगा बच्चों, बात समझ में आ रहा है ना, ऑक्सीजन का मैटर आएगा कि भाई कितना ऊंचाई पे जाने पे पर्वतमाला पे ऑक्सीजन एकदम खत्म हो जाता है, ठीक है, और वहां पे मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो इसका जो बच्चों डेटा है, ठीक ना, इसका जो डेटा है वो डेटा देखो क्या है, 8,000, ठीक ना, 8,000 मीटर, 8,000 मीटर की ऊंचाई पे जाने के बाद, ठीक है, ऑक्सीजन कम होता है, तो माउंट एवरेस्ट 8,850, ठीक। यानी कि अगर माउंट एवरेस्ट पे जाना है, ठीक है, तो क्या करना होगा, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा हमारी जान जा सकती, ठीक है। तो ये डेटा बच्चों एकदम एक्यूरेट है 8,000 मीटर का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक ना। तो विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत, फर्स्ट नंबर माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पे गार्डविन ऑस्टिन K2, और थर्ड नंबर पे कंचनजंगा, ठीक। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो गया, कंचनजंगा, ठीक ना। ये बच्चों क्रम ध्यान रखोगे। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है, ठीक। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, जावादी, ठीक है, जावादी ये मेघालय में नहीं है, ठीक है। अभिसारी प्लेट सीमाओं के टकराने से, ठीक है, क्या निर्मित होगा, किस चीज का निर्माण होगा। तो अब बच्चों यहाँ देखो, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक अगर जिसने बढ़िया से समझ रखा है, ठीक है, तो क्या होगा, पर्वत का निर्माण होगा, ठीक है, पर्वत का निर्माण होगा। तो अब यहाँ पर्वतमाला तो दिख नहीं रहा है, ठीक, पर्वतमाला दिख नहीं रहा है, महासागरीय खाई नहीं, भूमि कटाव नहीं, मध्य महासागर रीज नहीं, तो बचाइए, तो लिखा तो है माउंटेन, ठीक ना, और बिल्डिंग, बस शब्दों को देखो क्या कर रहा है, घुमा रहा है, बेवजह का शब्दों का जाल बिछा के हमारा क्वेश्चन एग्जामिनर गलत कराना चाह रहा है, बात समझ में आ रही है। तो हमको क्वेश्चन गलत नहीं करना है, तो क्या हो गया, माउंटेन बिल्डिंग, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटियां नेपाल में स्थित नहीं है, ठीक। अब नेपाल में स्थित नहीं है, कौन सी ऐसी चोटी है, तो ये थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो जा रहा है, ठीक है। अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, ठीक, मगर कॉमेट नहीं है, ठीक ना, कॉमेट नहीं है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है, ठीक ना, हिल स्टेशन। अब मुझे लगता है कि इसका आंसर तो लगभग नहीं पढ़ा है मैंने ये बात, ठीक है, परंतु दे लोगे। लेह, ठीक ना, लेह कहाँ, लद्दाख में,
गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ठीक, तो अब ये किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो यहाँ बच्चों क्या है? अरावली, ठीक ना, अरावली मैंने बताया हुआ है, ठीक ना। अरावली पर्वतमाला किस तरह से, ठीक है, जो हमारा गुजरात क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ ऊपर से स्टार्ट होके आगे बढ़ रहा है और ये कहाँ तक गया है? ये दिल्ली तक गया है, ठीक ना, दिल्ली तक। इसी का इसी का इसी का जो उत्तरी छोर है, ठीक, वो क्या कहलाता है? रायसीना हिल्स, ठीक ना, रायसीना हिल्स। और इसी रायसीना हिल्स पर क्या है? इसी रायसीना हिल्स पर है राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन, ठीक। चल, तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अरावली पर्वतमाला। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन द्वीप ऑप्शन में होगा ही होगा। ये तो बहुत आसान हो गया। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग से उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग, ठीक, डैश डैश क्या कहलाती हैं? अब यहाँ बच्चों भूकंप अच्छे से पढ़े हो तो बिल्कुल बता सकते हो। जो भूकंप, ठीक, या उस ज्वालामुखी विस्फोट, ये विस्फोट मतलब क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट से जो प्रत्यास्थ तरंगे पैदा होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम बच्चों कहते हैं भूकंपीय लहरें, ठीक ना, भूकंपीय लहरें, ठीक। निम्नलिखित में से कौन अंतर्जात बलों का परिणाम? अच्छा, एक बात जानना है, अंतर्जात इंटरनल फोर्सेज, अंतर्जात बल, ठीक, और एक होता है बहिर्जात एक्सटर्नल फोर्सेज। तो धरातल के अंदर कोई बल लग रहा है तो वो क्या है? वो अंतर्जात है। और अगर बाहर हमारे धरातल पे कोई बल लग रहा है तो वो क्या है? बहिर्जात। तो अब निम्नलिखित में से कौन अंतर्जात बलों का परिणाम नहीं है? तो धरातल के अंदर अगर कोई फोर्स काम कर रहा है तो वो अंतर्जात। तो यहाँ क्या कह रहा है कि नहीं है, तो भूकंप अंतर्जात बलों के कारण ही आएगा, ठीक। ज्वालामुखी विस्फोट अंतर्जात बल, ठीक ना, अंतर्जात बल बताया ना, मैग्मा वगैरह का, ठीक है। मैग्मा मैंने क्या बताया, ठीक, हॉट स्पॉट जोन वगैरह सब चर्चा किया हुआ मैं, ठीक। रेडियो एक्टिव मिनरल्स, ठीक, समुद्री तरंगे, ठीक। अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा उलझेंगे। समुद्री तरंगे जो है ना बच्चों, ठीक है, लगेगा प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हो रहा है ना, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से नहीं। ये क्या है? समुद्री तरंगे, ये अंतर्जात बलों का परिणाम नहीं है, ये क्या है? बहिर्जात बलों का परिणाम है, ठीक। तो भूस्खलन, भूस्खलन, तो बच्चों को लगेगा कि सर भूस्खलन जो है ये क्या? ये तो बहिर्जात ना बच्चों, ये बहिर्जात बलों का परिणाम होता है, अंतर्जात का भी होता है। जब कभी आते हैं क्या? भूकंप, ठीक ना, जब कभी आते हैं भूकंप तो भूकंप से क्या होता है बच्चों? भूस्खलन भी होता है, ठीक। और बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, वर्षा से कटान हो रहा है पर्वतों का, तो उससे भी पर्वत जो है ना वो क्या होता है? दरक जाएंगे। दरक जाना मतलब क्या है? वो गिर जाते हैं, तो उससे भी होता है। तो परंतु हम अगर देखें क्या क्या अंतर्जात बल इसमें काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा बच्चों। भूस्खलन जो है ये ज्यादा कंडीशन में किससे होता है? अंतर्जात बलों के कारण ही होता है, ठीक ना। आगे देखें, डैश डैश का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली तरल और ठोस चट्टानों से हुआ है, ठीक। तो अब यहाँ कह रहा है किस चीज का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली तरल और ठोस चट्टान से हुआ है? तो अब यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से भाई क्या निकल रहा है? तरल या ठोस। तो क्या है? ज्वालामुखी। तरल में क्या? मैग्मा। ठोस में क्या? वही चट्टान, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ज्वालामुखी। कॉन्सेप्ट पकड़े रहोगे, क्वेश्चन नहीं गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन भूकंप का प्रभाव नहीं है? ठीक। अब भूकंप का प्रभाव कौन नहीं होगा? तो इसको हम लोग देखें तो हिमस्खलन भूकंप से आता है। सुनामी तो एकदम प्योर भूकंप से ही होता है, ठीक ना, इसमें तो कहीं कोई शक ही नहीं है। और भारी वर्षा, भाई ये तो ऐसे ही बहुत, इसको तो देखते ही टिक कर देना चाहिए, ठीक ना। तो ये सीधा आंसर बच्चों भारी वर्षा। भूकंप से वर्षा थोड़े होगा, ठीक है। चलो, सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ये भी एकदम बाबू वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक ना। किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, ठीक, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? ठीक, बहती है। ये भी बाबू वाला क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, विक्टोरिया झील से निकलती है, ठीक है, मैंने बता रखा है। जिसने भी देखा है कॉन्टिनेंट, ये क्वेश्चन उन सबों के बेहद आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला ग्रेट लेक्स, महान झील, ठीक ना, महान झील। तो अब कह रहा है कि महान झील में कौन शामिल नहीं है? अच्छा देखो,
उसी समय बच्चों मैंने बताया था, ठीक ना, उसी समय मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं, ठीक ना, कि महान झीलों में कौन शामिल नहीं है, तो क्या ये विक्टोरिया, ठीक ना, विक्टोरिया महान झीलों में शामिल नहीं है, ठीक ना। सुपीरियर, ईरी, ह्यूरन, ओंटारियो, ठीक है, ओंटारियो, मिशिगन, ठीक, तो ये पांचों झील क्या है, महान झील, ग्रेट लेक्स, तो विक्टोरिया इसमें शामिल नहीं है, तो आंसर हुआ डी। एकमात्र महाद्वीप है, कोई एक मात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों तीनों गुजरती हैं, तो बच्चों ये भी मैंने पढ़ा रखा है, बेहद आसान है, कॉन्टिनेंट जिसने देखा होगा, अफ्रीका, ठीक ना, अफ्रीका। मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट कौन सा जल निकाय है। अब इसमें भी वही बात आ गई कि जिसने भी पढ़ रखा है दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक ना, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट और उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो उसको कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेगा। कैरिबियन सागर जाके जो है नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट में पहला क्लास मैंने पढ़ा रखा है, दूसरा पढ़ा रखा है कॉन्टिनेंट में उत्तरी अमेरिका का, देख लेना, आंसर है वहां पे, ठीक है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भारत है, तो मैंने बच्चों बताया था ना कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का भारत के पास कितना है, 2.4, ठीक, 2.4, ये एक्यूरेट डेटा है, तो यहाँ पे 2.4 नहीं दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2, 4 तो दे नहीं सकते, ठीक, तो डी। विश्व में किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है, ठीक, तो यहाँ पे बच्चों कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, हमारा आंसर क्या है, फ्रांस, तो फ्रांस में सबसे अधिक टाइम जोन है, ठीक है। भारत में कितने टाइम जोन है, तो सर भारत में टाइम जोन की संख्या कितनी है, तो सर केवल एक है, ठीक। कितने देशांतर से गुजरा हुआ है, तो सर 82.5 डिग्री। सर कहाँ से गुजरा हुआ, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से। कितने राज्यों से गुजरा है, तो सर 5 राज्यों से, ठीक। तो ये सब बच्चों जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये सब देखो बेहद आसान बात है, ये तुम लोग क्या करो, खुद से बस चीज़ों को पढ़ते रहो, ये सब प्रश्न जो है वो ऑटोमेटिक तुम लोग के सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ी जटिलताएं वाले जो प्रश्न थी मैंने उनको इसमें शामिल किया था, इतना कुछ अगर कर ले तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन तुम लोग के गलत होने के चांसेस कम, ठीक ना। हालांकि मैं जिस डेप्थनेस में जाना चाह रहा था उस डेप्थनेस में, ठीक, बच्चों ने मुझे जाने नहीं दिया, ठीक है, कि सर ज़्यादा समय लग रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है, वरना वरना जो है कि अभी क्लासेज और बढ़ी होती, ठीक ना, क्लासेज और बढ़ी होती, फिर मुझे भी रियलाइज हुआ कि फ्रेशर बच्चे हैं डिप्लोमा वाले, अब ज़्यादा हायर होगा तो पता क्या चले सब कुछ देने के चक्कर में ये कुछ नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे, तो इससे बढ़िया यही है कि जो 75% 80% जो चीज़ें हैं, ठीक, वो तो प्राप्त कर लें, बाकी का 20 को मैं हूँ, ठीक है, नंबर भी मेरा जो है पड़ा हुआ है, कॉल करके, ठीक है, मैसेज करके कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछ सकते हो, आगे भी मैं जुड़ा ही रहूँगा। अभी अदर विषय जीएस के हम लोग को क्या करने हैं, पढ़ने ही है, तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी ज्योग्राफी में अदर थोड़ा हायर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मुझसे पूछना, मैं उसको बताऊँगा, ठीक है। क्लास भी मैं उस पर ले लूँगा, ठीक ना, अगर क्लास लेने की आवश्यकता पड़ी तो क्लास भी लेंगे, ठीक है। चल, तो हम लोग का बच्चों ज्योग्राफी आज फुल्ली कंप्लीट हुआ, और अब हम लोग दिवाली के बाद से फिर नए विषय के साथ उपस्थित होंगे, ठीक है। चल।